रात का वक्त था। शहर की गलियां पुरसुकून थीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने और हवा के हल्के शोर के सिवा हर तरफ सुकून छाया हुआ था। घड़ी की सुइयां आहिस्ता आहिस्ता रात के 12 बजने की तरफ बढ़ रही थीं। लाहौर के मज़ाफ़ात में वाक़े एक छोटे से मोहल्ले के आम से मकान के अंदर एक बाप और बेटी की ज़िंदगी किसी आम दिन की तरह गुजर रही थी। ये कहानी है जमाल और इसकी नन्ही बेटी अलीना की। जमाल एक आम मजदूर आदमी था। दिन भर की मेहनत मुशक्क़त के बाद रात को घर लौटता, थका हारा, मगर अपनी बेटी की एक मुस्कुराहट से सारी थकन भूल जाता। अलीना अभी बमुश्किल 12 साल की थी, मगर उसकी मासूमियत और जिंदा दिली ने जमाल की ज़िंदगी को रोशन कर रखा था। उस रात भी वही मामूल था। टीवी लाउंज में पुराना पंखा चल रहा था। मेज़ पर एक खाली कप चाय का रखा हुआ था। जमाल थका हुआ सोफे पर नीम दराज बैठा था, जबकि अलीना पास ही बैठी मोबाइल फ़ोन पर गेम खेल रही थी। अब्बू, आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं? अलीना ने गेम खेलते हुए पूछा। जमाल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, मजदूरी का दिन आसान नहीं होता, लेकिन तुम्हें देखकर सब कुछ हल्का लगता है। अलीना शरारती लहजे में बोली, आपको मेरी सालगिरह के तोहफे का वादा याद है ना? जमाल ने आंख दबाकर कहा, हाँ हाँ याद है, कल तुम्हें हैरान कर दूंगा। दोनों हंस पड़े। लम्हा आम सा था, मगर आने वाला वक्त इस मामूल को हमेशा के लिए बदलने वाला था। टीवी पर अचानक न्यूज़ ब्रेकिंग की आवाज़ गूंजी। अलीना ने रिमोट उठाया और चैनल बदल दिया। स्क्रीन पर एक घबराए हुए न्यूज़ एंकर की आवाज़ सुनाई दी। नाजरीन, शहर में एक पुरस्रार बीमारी तेज़ी से फैल रही है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि मरीज़ अजीबोगरीब अलामात दिखा रहे हैं। वो अचानक तशद्दुद पर उतर आते हैं, दूसरों को काटने की कोशिश करते हैं। अलीना ने हैरत से कहा, अब्बू, ये क्या कह रहे हैं? ये फिल्म लग रही है। जमाल ने संजीदा लहजे में जवाब दिया, खबरें कभी खेल नहीं होती बेटा, लेकिन शायद ये कोई अफवाह है। लेकिन जमाल के दिल में हल्की सी बेचैनी पैदा हो गई थी। रात के तकरीबन 1 बजे जमाल को नींद आ गई। अलीना भी अपने कमरे में जाकर सो गई। कमरे में घड़ी की टिक टिक और बाहर दूर से आती किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ थी। मगर अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे करीब कोई हादसा हुआ हो। अलीना हड़बड़ाकर जाग उठी। खिड़की के पर्दे को हटाया तो दूर आसमान पर सुर्ख रोशनी झलक रही थी। कहीं कोई धमाका या आग लगी थी। सड़क पर 2-3 गाड़ियां तेज रफ्तारी से भाग रही थीं, जैसे किसी खौफ से भाग रही हो। वो भागकर अपने वालिद के कमरे में गई। अब्बू, उठें, बाहर कुछ हो रहा है। जमाल ने आंखें मलते हुए घबराहट से पूछा, क्या हुआ अलीना? बाहर शोर है, धमाका हुआ है। जमाल ने जल्दी से खिड़की से बाहर झांका। वाकई कुछ गैर मामूली हो रहा था। गली में एक हमसाया अपनी फैमिली के साथ दौड़ रहा था, जैसे जान बचा रहा हो। दूर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन भी सुनाई दे रहे थे। इसी दौरान दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। खोलो, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो। ये आवाज़ उनके हमसाए अकरम चाचा की थी। जमाल ने फौरन दरवाज़ा खोला तो मंजर देखकर दंग रह गया। अकरम चाचा का चेहरा पीला और खौफजदा था। कपड़े खून से लथड़े हुए। उनके हाथ पर एक गहरा जख्म था। जमाल भाई, वो लोग पागल हो गए हैं। वो काटते हैं, चीरते हैं, जैसे जानवर हों। अलीना डर के मारे बाप के पीछे छुप गई। जमाल ने घबराकर पूछा, कौन लोग? क्या कह रहे हो? अकरम हाँफते हुए बोला, हमारा मोहल्ला, सब मुतासिर हो गए हैं। कोई बीमारी है जो लगती है काटने से। मेरी बीवी, वो भी। उसकी आवाज़ रुंध गई। जमाल ने फौरन दरवाज़ा बंद किया और कुंडी चढ़ा दी। वो खुद भी लरज़ रहा था, मगर बेटी के सामने हौसला रखने की कोशिश कर रहा था। अभी जमाल सोच ही रहा था कि क्या करना है। अचानक घर के पिछले हिस्से से शीशे टूटने की आवाज़ आई। कोई अंदर घुस आया था। जमाल ने बेटी को कहा, अलीना, मेरे साथ रहो, इधर मत आना। वो किचन में भागा और एक पुराना बेसबॉल का डंडा उठा लिया। जैसे ही लाउंज में पहुंचा तो मंजर दिल दहला देने वाला था। एक अजनबी शख्स, जिसकी आंखें सुर्ख और चेहरा अजीब वहशत ज़दा था, खून आलूदा मुंह के साथ उनके घर के अंदर दाखिल हो चुका था। वो शख्स गुर्रा रहा था, बिल्कुल दरिंदे की तरह। जमाल ने डंडा जोर से उस पर मारा, मगर वो बार बार उठकर हमला करने की कोशिश कर रहा था। बमुश्किल जमाल ने उसे फर्श पर गिरा दिया। अलीना चीखती रही, अब्बू, ये क्या है? ये इंसान नहीं लग रहा। जमाल के हाथ कांप रहे थे। उसने कभी ऐसा खौफनाक मंजर नहीं देखा था। इतने में बाहर से एक गाड़ी के ब्रेक की आवाज़ आई। खिड़की से देखा तो जमाल का भाई दानिश अपनी कार लेकर आया था। वो ज़ोर से आवाज़ दे रहा था, जमाल, अलीना को लेकर फ़ौरन निकलो, ये शहर महफूज नहीं रहा। जमाल ने एक लम्हे में फ़ैसला किया। उसने अलीना का हाथ पकड़ा। ज़रूरी सामान उठाने का भी वक्त ना था। दोनों बाहर निकले। दरवाजे के पीछे से अब भी शोर आ रहा था, जैसे कई लोग उनके पीछे घुसने की कोशिश कर रहे हों। वो तेज़ी से दानिश की कार में बैठ गए।
دانش کے چہرے پر پسینہ اور خوف کے آثار تھے۔ گاڑی جیسے ہی آگے بڑھی تو گلی میں کئی لوگ دکھائی دیے، مگر یہ لوگ عام انسان نہیں تھے۔ ان کی آنکھوں میں وحشت، چال میں عجیب جھٹکے، اور وہ ایک دوسرے پر جھپٹ رہے تھے۔ علینا نے باپ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ابو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جمال نے خاموشی سے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اندر ہی اندر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ دنیا بدل رہی ہے، اور یہ تبدیلی انسانیت کے لیے قیامت بن کر آئی ہے۔ گاڑی تیز رفتاری سے اندھیری گلیوں سے گزر رہی تھی۔ دانش بار بار ریئر ویو مرر میں دیکھ رہا تھا۔ پیچھے اندھیرے میں دوڑتے ہوئے لوگ اب بھی دکھائی دے رہے تھے، مگر وہ لوگ عام انسان نہیں تھے۔ ان کی حرکات، ان کے چہرے، سب کچھ کسی درندے کی طرح لگ رہے تھے۔ علینا خوف سے کانپتی ہوئی اپنے باپ کے بازو سے لگی بیٹھی تھی۔ جمال نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال تھا، آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ دانش نے گاڑی موڑتے ہوئے کہا، جمال، یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے۔ فوج نے پورے شہر میں ایمرجنسی لگا دی ہے۔ ٹی وی پر بھی خبر آئی تھی کہ یہ انفیکشن ہے، لیکن اب تو لگ رہا ہے یہ ہر طرف پھیل گیا ہے۔ جمال نے سنجیدگی سے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دانش نے جواب دیا، شہر کے باہر ایک فوجی ناکہ ہے، شاید وہ ہمیں محفوظ علاقے میں بھیج دیں۔ فی الحال وہی ہماری آخری امید ہے۔ جیسے ہی گاڑی مرکزی سڑک پر پہنچی تو منظر ناقابل یقین تھا۔ درجنوں گاڑیاں ادھر ادھر بھاگ رہی تھیں، کچھ ٹکرائیں، کچھ جل رہی تھیں۔ لوگ ہر طرف دوڑ رہے تھے، کوئی بچوں کو اٹھائے چیخ رہا تھا، کوئی زخمی حالت میں زمین پر پڑا کر رہا تھا۔ سڑک کے کنارے ایک عورت گڑ گڑا رہی تھی، اس کی ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا۔ جمال نے طرز بھری نظر ڈالی، مگر دانش نے سختی سے کہا، رکنا مت، یہ وقت رحم کھانے کا نہیں ہے، اگر ہم رکے تو ہم بھی نہیں بچیں گے۔ علینا نے سسکتے ہوئے کہا، ابو، ہمیں اس عورت کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ جمال نے بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا اور خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ فیصلہ اس کی بیٹی کے دل پر بوجھ ڈالے گا، مگر حقیقت یہ تھی کہ اب زندہ بچنا ہی اصل جنگ تھی۔ گاڑی ابھی چند کلومیٹر ہی آگے بڑھی تھی کہ اچانک ایک آدمی سڑک کے بیچوں بیچ آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی حرکات عجیب تھیں، جیسے وہ قابو میں نہیں ہو۔ دانش نے بریک لگانے کی بجائے گاڑی موڑ دی، لیکن وہ شخص چیختا ہوا کار کے شیشے پر جھپٹ پڑا۔ اس کی آنکھیں خالی اور سرخ تھیں، منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ علینا نے خوف سے چیخ مار دی۔ جمال نے فوراً اسے اپنی باہوں میں چھپا لیا۔ وہ شخص اچھل کر زمین پر جا گرا، مگر پھر بھی وہ رینگتے ہوئے دوبارہ کھڑا ہونے لگا۔ دانش نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، یہ لوگ انسان نہیں رہے، یہ کسی بیماری نے جانور بنا دیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ فوجی ناکے کے قریب جا پہنچے، مگر وہاں کا منظر مزید خوفناک تھا۔ درجنوں گاڑیاں پہلے ہی قطار میں کھڑی تھیں، لوگ چیخ رہے تھے، فوجی سب کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آگے ایک بڑی رکاوٹ لگی ہوئی تھی، جس کے پیچھے مشین گنز لیے فوجی کھڑے تھے۔ جمال نے کہا، کم از کم یہاں فوج موجود ہے، شاید اب ہم محفوظ ہیں۔ لیکن اچانک ہی مجمع کے اندر سے شور مچ گیا۔ ایک بیمار شخص نے دوسرے پر حملہ کر دیا۔ لوگ گھبرا کر بھاگنے لگے۔ فوجیوں نے چیخ کر کہا، پیچھے ہٹو، کوئی آگے نہ آئے۔ پھر گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونج اٹھی۔ فوجی ان متاثرہ لوگوں کو گولیوں سے بھون رہے تھے تاکہ باقیوں کو بچایا جا سکے۔ منظر اتنا بھیانک تھا کہ علینا نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ دانش نے گھبرا کر کہا، یہاں زیادہ دیر رکنا خطرناک ہے، ہمیں کوئی اور راستہ نکالنا ہوگا۔ اس نے گاڑی ریورس کی اور سائیڈ گلی کی طرف موڑ دی، لیکن وہ گلی بھی اندھیرے اور خوف سے بھری ہوئی تھی۔ ہر طرف مکانوں کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، کہیں سے دھواں اٹھ رہا تھا، دور سے بچوں کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جمال کو ایسا لگا جیسے پورا شہر ایک رات میں قبرستان میں بدل گیا ہو۔ وہ لوگ جیسے ہی آگے بڑھے، اچانک ایک گروہ سڑک پر بھاگتا ہوا آیا۔ یہ سب متاثرہ لوگ تھے، ان کے جسم ٹیڑھے میڑھے، آوازیں درندوں کی طرح۔ وہ سیدھے گاڑی کی طرف لپکے۔ دانش نے پوری طاقت سے گاڑی کا ایکسیلریٹر دبایا۔ گاڑی ان کے بیچ سے نکل گئی، مگر ایک شخص شیشے پر کود گیا۔ جمال نے اسے ہٹانے کے لیے کھڑکی سے ہاتھ بڑھایا اور زور کا دھکا دیا۔ وہ نیچے گر گیا، مگر گاڑی کا شیشہ پوری طرح ٹوٹ گیا۔ علینا کی چیخیں اب مسلسل تھیں، اس کا ننھا سا دل اتنی دہشت برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ جمال اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، بیٹا، ہم نکل جائیں گے، بس تھوڑا سا صبر کرو۔ گاڑی شہر کے اندرونی حصے میں پہنچی تو منظر اور زیادہ ہولناک تھا۔ عمارتیں جل رہی تھیں، سڑکوں پر لاشیں بکھری تھیں اور فوجی گاڑیاں خالی کھڑی تھیں، جیسے سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں۔ ایک جگہ پر ہجوم کی بھیڑ نے ان کا راستہ روک دیا۔ لوگ ایک ساتھ بھاگ رہے تھے، چیخو پکار، دھماکے اور آگ کی لپٹوں نے رات کو دن کی طرح روشن کر دیا تھا۔ دانش نے گاڑی روک کر کہا، اب ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے، پیدل جانا پڑے گا۔ جمال نے چونک کر کہا، پیدل؟ مگر علینا؟ دانش نے سختی سے کہا، کوئی اور راستہ نہیں ہے، گاڑی آگے نہیں جا سکتی۔ جمال نے بیٹی کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ہونٹوں پر ایک ہی جملہ تھا، ابو، ہمیں بچا لیجئے۔
तीनों गाड़ी से निकले और भीड़ के साथ एक साइड गली की तरफ भागने लगे। अतराफ में अंधेरा और साए थे। कहीं दूर से किसी औरत की दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। जमाल ने भाई की तरफ देखा। दानिश, क्या तुम्हें लगता है हम वाकई बच सकेंगे? दानिश ने सांस फूलते हुए कहा। जब तक हम जिंदा हैं उम्मीद बाकी है, बस आगे बढ़ते रहो। गली के मोड़ पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि फौजी हेलीकॉप्टर ऊपर चक्कर काट रहा है, मगर ज़मीन पर कोई कंट्रोल बाकी नहीं रहा। हर तरफ इंतशार, खून और आग का राज था। जमाल ने अपनी बेटी को मजबूती से सीने से लगाया और दिल ही दिल में सोचा, ये दुनिया जो कल तक आम थी आज जहन्नुम में बदल गई है, और ये तो बस आगाज़ है। तीनों अंधेरी गलियों से भागते हुए एक खाली मैदान में पहुंचे। आसमान पर धुआं छाया हुआ था। हर तरफ धमाकों और गोलियों की आवाज़ें गूंज रही थीं। कभी किसी इमारत में आग भड़क उठती तो पूरा इलाका सुर्ख रोशनी से भर जाता। अलीना जमाल की बाहों में कांप रही थी। उसके छोटे छोटे हाथ बाप की गर्दन के गिर्द लिपटे हुए थे। वो बार बार धीमे आवाज़ में कहती, अब्बू ये ख्वाब है ना, हम सुबह उठेंगे तो सब ठीक हो जाएगा ना। जमाल के पास कोई जवाब ना था। उसने बस उसके माथे को चूमा और कहा, बेटा मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। दानिश आगे आगे राह दिखाता हुआ चल रहा था। वो हर मोड़ पर मोहतात होकर झांकता कि कहीं कोई खतरा ना हो। उसके हाथ में एक लोहे की रॉड थी जिसे वो ज़रूरत पड़ने पर हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। वो एक सुनसान गली में दाखिल हुए। यहाँ गैर मामूली खामोशी थी। ना धमाकों की आवाज़, ना चीखें, सिर्फ दूर कहीं जलती इमारतों की किरचियाँ टूटने की खड़खड़ाहट। जमाल ने धीमी आवाज़ में कहा, ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही। दानिश ने जवाब दिया, खामोश रहो, शायद यही रास्ता हमें शहर से बाहर ले जाए। वो लोग दबे कदमों आगे बढ़ते रहे। अचानक पीछे से एक भारी सा शोर सुनाई दिया, जैसे कई लोग दौड़ते हुए करीब आ रहे हों। जमाल ने पलटकर देखा तो अंधेरे में कई साए हरकत कर रहे थे। तीनों तेजी से भागने लगे। अलीना की सांसें फूल रही थीं। जमाल उसे अपनी बाहों में मजबूती से थामे हुए दौड़ रहा था। पीछे उन मुतासिरा लोगों के कदमों की आवाज़ें करीब से करीब तर आ रही थीं। गली के आखिर में एक बड़ा नाला था जिसके ऊपर एक पुराना लोहे का पुल बना हुआ था। दानिश ने पुल की तरफ इशारा किया, जल्दी इधर आओ, शायद हम दूसरी तरफ निकल जाएं। वो तीनों जैसे ही पुल पर पहुंचे तो अचानक पुल का एक हिस्सा जोरदार धमाके से हिल गया। शायद किसी करीबी धमाके ने उसे कमज़ोर कर दिया था। पुल के नीचे काली गंदी नदी का पानी शोर मचा रहा था। दानिश ने कहा, संभल कर गुजरना, अगर नीचे गिरे तो वापस ऊपर आना नामुमकिन होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता पुल पर चलने लगे। जमाल ने बेटी को सीने से लगाए कदम बढ़ाए। अलीना ने आंखें बंद कर रखी थीं, लेकिन जैसे ही वो पुल के बीच में पहुंचे अचानक पीछे से दो इन्फेक्टेड पुल पर कूद पड़े। उनकी खौफनाक चीखों ने रात को चीर कर रख दिया। जमाल ने फौरन डंडा घुमाकर एक पर वार किया। वो शख्स नीचे नदी में जा गिरा, मगर दूसरा अब भी उन पर झपट रहा था। दानिश ने लोहे की रॉड पूरी कुव्वत से उसके सर पर मारी। वो भी लड़खड़ा कर नीचे जा गिरा। अलीना ने सिसकते हुए कहा, अब्बू ये सब लोग ऐसे क्यों हो गए हैं? ये इंसान तो नहीं लगते। जमाल ने धड़कते दिल के साथ कहा, ये बीमारी है बेटा, कोई खौफनाक बीमारी। पुल के पार उतरते ही वो खुले मैदान में निकले जहाँ एक फौजी नाका बनाया गया था। वहाँ खारदार तारें, रेत की बोरियां और दो फौजी गाड़ियाँ खड़ी थीं। जमाल के दिल में उम्मीद की किरण जागी। शायद ये हमें बचा लेंगे, जमाल ने कहा। वो करीब गए तो देखा कि कई फौजी ज़मीन पर पड़े हैं, मगर जिंदा नहीं। उनके जिस्मों पर काटने के निशान थे। उनकी बंदूकें इधर उधर गिरी हुई थीं। लगता था कि यह नाका भी इन्फेक्टेड के हमले में तबाह हो गया था। अलीना ने खौफजदा लहजे में कहा, अब्बू यहाँ भी कोई नहीं है, हमें खुद ही अपना रास्ता बनाना होगा। दानिश ने ज़मीन से एक फौजी की बंदूक उठा ली। उसने जमाल की तरफ देखकर कहा, शायद आगे के रास्ते में हमें इसकी ज़रूरत पड़े। वो नाके को उबूर करके एक और सड़क पर आए। अचानक दाएं तरफ की एक गली से भीड़ भागती हुई निकली। इन्फेक्टेड लोगों ने कई आम शहरियों पर हमला कर रखा था। कोई चीख रहा था, कोई ज़मीन पर गिरा हुआ अपने जख्मों को देख रहा था। एक छोटा बच्चा चीखता हुआ अपनी माँ को पुकार रहा था, लेकिन माँ ज़मीन पर मुर्दा पड़ी थी। जमाल ने लम्हा भर को कदम रोका, मगर दानिश ने सख्ती से कहा, आगे बढ़ो जमाल, अगर तुम रुके तो हम सब मर जाएंगे। जमाल का दिल कट कर रह गया, मगर वो मजबूर था। उसने अपनी बेटी को मज़ीद मजबूती से सीने से लगा लिया। इसी दौरान इन्फेक्टेड का एक ग्रोह सीधा उनकी तरफ लपका। दानिश ने बंदूक संभाली और फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां रात के अंधेरे में गूंजती रहीं। दो इन्फेक्टेड गिर पड़े, मगर बाकी अब भी बढ़ते आ रहे थे। दौड़ो जमाल, पीछे मत देखना, दानिश चीखा। वो लोग भागते भागते एक पुरानी दुकान में घुस गए। जमाल ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया। तीनों हाँफते हुए ज़मीन पर बैठ गए। अलीना की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब्बू हमें कहाँ जाना है, हम कहाँ महफूज हैं? जमाल के पास कोई जवाब ना था। उसने बस अपनी बेटी को गले लगा लिया।
दानिश ने खिड़की से झांका। बाहर दर्जनों इन्फेक्टेड गलियों में दौड़ रहे थे। उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें खौफ को और बढ़ा रही थीं। हम ज़्यादा देर यहाँ नहीं ठहर सकते, सुबह होने से पहले हमें शहर से निकलना होगा, दानिश ने कहा। जमाल ने खामोशी से सर हिलाया, मगर उसके दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ चुका था कि ये रात उन सबकी आखिरी रात भी साबित हो सकती है। रात का अंधेरा अभी और गहरा हो चुका था। आसमान पर धुआं फैला हुआ था और कहीं कहीं जलती इमारतों की रोशनी से सुर्ख चमक नजर आ रही थी। सड़कें लाशों से अटी हुई थीं, जगह जगह गाड़ियां उल्टी पड़ी थीं और इन्फेक्टेड की चीखें गोलियों में गूंज रही थीं। जमाल, अलीना और दानिश पुरानी दुकान से निकलकर एक खाली गली में दौड़ रहे थे। दानिश के हाथ में बंदूक थी और जमाल अब भी अपनी बेटी को सीने से लगाए हुए था। अलीना की सांसें टूट रही थीं। वो हाँफते हाँफते कह रही थी, अब्बू, मुझे बहुत डर लग रहा है। जमाल ने हाँफते हुए जवाब दिया, बस थोड़ा सा और बेटा, हम निकलने वाले हैं। दानिश ने इशारा किया, देखो आगे जंगल का रास्ता है, अगर हम वहाँ पहुँच गए तो शहर के शोर से दूर निकल जाएंगे। तीनों तेज़ी से उस तरफ दौड़ने लगे, लेकिन पीछे इन्फेक्टेड का एक ग्रोह उनका ताक़ुब कर रहा था। उनके कदमों की गरज और वहशी चीखें दिल दहला देने वाली थीं। दानिश ने पीछे पलटकर फायर किया। 2 गिर गए, मगर बाकी फिर भी आगे बढ़ते रहे। जमाल ने रफ्तार और तेज़ कर दी। अब बस कुछ ही कदमों के फासले पर जंगल का साया दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, अचानक सामने से फौजियों का एक दस्ता निकल आया। मशीन गन्स उनकी तरफ तनी हुई थीं। रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाओ, फौजी चीखा। जमाल ने हैरत से कहा, खुदा के लिए, हम बीमार नहीं हैं, सिर्फ एक बच्ची को लेकर जा रहा हूँ। फौजी के कानों पर जैसे जूं तक ना रेंगी। उसने रेडियो पर किसी अफसर से हुक्म लिया, फिर दूसरों को इशारा किया, ये एरिया क्लियर नहीं है, हुक्म है किसी को भी बाहर ना जाने दिया जाए। जमाल के दिल पर जैसे बिजली गिर गई। क्या? हम बीमार नहीं हैं, हमारी तलाशी ले लो, मगर हमें जाने दो। अलीना रोते हुए चीखी, हमें ना मारो। मगर फौजी का चेहरा पत्थर का बना रहा। उसने बंदूक सीधी उनकी तरफ तान दी। अचानक पीछे से इन्फेक्टेड का शोर और बढ़ गया। वो तेजी से करीब आ रहे थे। जमाल ने चीख कर कहा, अगर तुमने हमें रोका तो वो सब तुम पर भी हमला कर देंगे। लेकिन जवाब में सिर्फ गोलियों की आवाज़ आई। गोली सीधी जमाल के करीब से गुजरी। एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। अलीना ने दिल दहला देने वाली चीख मारी। जमाल ने चौंक कर देखा। उसकी बेटी के जिस्म से खून बह रहा था। गोली सीधी अलीना को लगी थी। नहीं, जमाल की रूह तक कांप गई। उसने बेटी को बाहों में संभाला। दानिश ने गुस्से में फौजी पर गोली चलाई। फौजी ज़मीन पर गिर गया। बाकी फौजी पीछे हटने लगे, क्योंकि इन्फेक्टेड अब उन पर भी टूट पड़े थे। शोर और गुल में शहर जैसे आग में जल रहा था। जमाल ज़मीन पर घुटने टेक कर बैठ गया। अलीना का छोटा सा जिस्म उसकी गोद में था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब्बू, क्या हम बच जाएंगे? अलीना ने हिचकियां लेते हुए कहा। जमाल ने लरसती हुई आवाज़ में कहा, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल महफूज हो, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मगर उसके हाथों पर खून की रवानी तेज़ हो रही थी। अलीना के होंठ कपकपा रहे थे। अब्बू, मुझे नींद आ रही है, ये कहकर उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। जमाल ने हिलाया, रोया, चीखा, मगर अलीना की सांसें मद्धम होती गईं। नन्ही जान, आंखें खोलो प्लीज़, खुदा के लिए मुझे छोड़कर मत जाना। लेकिन देर हो चुकी थी। अलीना की छोटी सी सांस हमेशा के लिए रुक गई। जमाल की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वो चीख चीख कर रोता रहा। उसकी आवाज़ जंगल की खामोश रात में गूंज रही थी। दानिश ने भाई के कंधे पर हाथ रखा। उसकी अपनी आंखें भी नम थीं। जमाल, हमें चलना होगा, अगर हम रुके तो हम भी मर जाएंगे। मगर जमाल पत्थर बन चुका था। उसकी बाहों में अब सिर्फ एक खामोश लाश थी, जो अभी चंद लम्हे पहले जिंदगी की मुस्कुराहटों से भरी हुई थी। उस लम्हे दुनिया वाकई ख़त्म हो चुकी थी। न सिर्फ शहर तबाह हुआ था, बल्कि एक बाप की दुनिया भी बिखर गई थी। फौजी और इन्फेक्टेड की लड़ाई पीछे चल रही थी। धमाके और गोलियों की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। दानिश ने ज़बरदस्ती जमाल का हाथ पकड़ा और कहा, चलो भाई, हमें निकलना होगा। अलीना की कुर्बानी बेकार न जाने देना। जमाल ने बेजान नज़रों से अपने बेटे के चेहरे को देखा, आखिरी बार उसके माथे को चूमा और आहिस्ता आहिस्ता उसे ज़मीन पर रख दिया। फिर वो भाई के साथ कदम आगे बढ़ाने लगा, मगर उसकी आंखों में अब रोशनी नहीं रही थी। उसके अंदर कुछ टूट चुका था। रात की स्याही में उन दोनों के कदम धुंधले होते गए। पीछे रह गई सिर्फ एक खामोश लाश और एक बाप का टूटा हुआ दिल।